अपराध की कहानी। टेलीफोन बज रहा है। मैं अचानक जाग गया। टेलीफोन की घंटी बजी। तुरंत ही कमरे में लगी दीवार घड़ी की आवाज भी सुनाई दी। नींद भरी आंखें खोले बिना मैंने एक एक करके रातें गिन ली। मेरे कानों में दो और आवाजें आईं। घंटी की गड़गड़ाहट और लगातार बारिश ने मेरे मेडिकल करियर को कोस दिया। मैं बिस्तर पर उठ बैठा। जरूर कोई मरीज इस बरसाती रात में बिस्तर से उठ गया होगा। मैंने रिसीवर उठाया और कहा, हेलो डॉक्टर। डॉक्टर जल्दी आइए। शिगीर कहाँ है? शिगीर मेरे घर नंबर 7 सत्कारी सेंट स्ट्रीट पर कहाँ है? क्या बीमारी है? मैं अभी मर जाऊंगा। डॉक्टर, मेरा दम घुट रहा है। मैं अब और नहीं बोल सकता। शिगीर जल्दी आइए डॉक्टर। शिगीर। कोई और जवाब नहीं आया। मैंने रिसीवर नीचे रख दिया और सोचने लगा कि क्या करूं। मैंने खिड़की के ऊपर से हवा का झोंका सुना, लेकिन आखिरकार मैंने जाने का फैसला किया। मैंने कार के अंदर से अपनी टॉर्च की रोशनी डाली और नंबर 7 सत्कारी सेन स्ट्रीट को खोज लिया। यह एक छोटा पुराना 2 मंजिला घर था। हर खिड़की, यहां तक कि मुख्य द्वार भी अंदर से बंद था। दरवाजे और खिड़की की दरारों से रोशनी की एक भी किरण दिखाई नहीं दे रही थी। ड्राइवर को पूरी रात परेशान नहीं किया गया था। मैंने खुद कार चलाई। मैंने किनारे से बैग उठाया और सड़क पर चला गया। मैं सड़क पर चला गया। यह सड़क है या नदी? बहता पानी कलकल करता हुआ मेरे जहां भी मैंने देखा, कोई निशान नहीं था। लोग। यह इंसानों की दुनिया नहीं है। लेकिन इंसान ही क्यों? आज आवारा कुत्ते, बिल्लियां और रात के चमगादड़ इस दुनिया से कहां भाग गए, कोई नहीं जानता। बस गैस के खंभे वहीं खड़े हैं, उनके अप्रत्याशित प्रतिबिंब पैरों के नीचे मानो स्तब्ध हो। चाहे गीली हवा हो, बारिश हो या रात के पालतू जानवरों के पैरों की आहट हो। मैं ठंड में कांपता हुआ मकान नंबर 7 में गया और मुख्य द्वार खटखटाने लगा। अचानक दरवाजा जोर से खुला। घर के अंदर अंधेरा था। मैंने टॉर्च जलाकर देखा कि दरवाजा किसने खोला है, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मुझे लगा कि अंदर से कोई आया होगा और दरवाजा खोलकर जल्दी से वापस अंदर चला गया। लेकिन क्या दिक्कत थी? उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन घर में लालटेन भी नहीं रखी थी। मैं घर के अंधेरे में कुछ कदम बढ़ा, अपनी आवाज ऊंची की और बहुत गंभीर और कर्कश स्वर में कहा, इंसान की आंख अंधेरे में नहीं देख सकती। कोई रोशनी दिखाने का इंतजाम करो। किसने कहा? कोई रोशनी नहीं है। कोई रोशनी दिखाने वाला भी नहीं है। टॉर्च लेकर आगे आओ। सीढ़ियां चढ़कर दाईं ओर दूसरी मंजिल पर जाओ। बाईं ओर पहले कमरे में तुम्हें मरीज दिखाई देगा। तुम क्या कह रहे हो? तुम कहां से बात कर रहे हो? मैंने टॉर्च की रोशनी इधर उधर फेंकनी शुरू की। मुझे बस एक संकरा रास्ता दिखाई दे रहा था। उस पर एक छत थी। दोनों तरफ 2 दीवारें थीं। कहीं किसी इंसान की परछाई तक नहीं थी। जिसने यह कहा था उसने मुझे जरूर देखा होगा, वरना वो मेरी टॉर्च का जिक्र ही न करता। लेकिन मैं उसे देख क्यों नहीं पा रहा हूं? डॉक्टर बेवकूफ की तरह वहीं खड़ा रहा। क्यों? ऊपर आओ, ऊपर आओ। अस्पष्ट आवाज बहुत पास से आती हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो दूर से आ रही हो। अचानक आंसुओं से मिश्रित हवा का एक झोंका मुख्य दरवाजे की आवाज के साथ घर में घुस आया। मैं स्थिर नहीं रहा। अपनी कमजोरी पर शर्मिंदा होकर मैं आगे बढ़ा। मैं दाहिनी ओर की सीढ़ियां चढ़ने लगा और जैसे जैसे मैं चढ़ता गया, मैंने देखा कि सीढ़ियों की हर सीढ़ी पर लगभग आधा इंच धूल जमी हुई थी। उस धूल पर एक भी पैरों के निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत समय से कोई इन सीढ़ियों से ऊपर या नीचे नहीं गया हो। मुझे कुछ और ही महसूस हुआ। मैं किसी अदृश्य भयावहता की, मृत या जीवित, एक समझ से बाहर की उपस्थिति से घिरा हुआ था। मानो मेरा हर कदम एक निशाना हो। उसकी जागी हुई बेजान निगाहें। मेरा शरीर इतना कांपने लगा कि मैं रुककर सोचने लगी। फिर मैं इस अजीब घर से निकलकर फिर बाहर गई। किसी ने मेंढक जैसी आवाज में कहा, डॉक्टर, आपने कितनी रातें मौत के मुंह में बिताई हैं, कितनी सड़ी हुई लाशें काटकर मेडिकल परीक्षा पास की हैं। आप क्यों डर रहे हैं? मैंने अपनी भावनाओं को छिपाने के लिए खुद को सीधा खड़ा होने पर मजबूर किया और कहा, मुझे डर नहीं लग रहा, पर आप कांप रहे हैं।
मैं ठंडी हवा में जम रही हूं। एक सूखी दबी हुई हौंसी मेरे कानों में पड़ी। मेरे पति गुस्से से जाग उठे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, मैं यहां किसी की हंसी सुनने नहीं आया हूं। हां, मैं मरीज को देखने आई थी। मैंने पिता के कमरे के अंदर से सुना, अच्छा, अंदर आइए, दरवाजा खोलिए। मैंने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने दरवाजा खोला और यह नहीं देख पाए कि दरवाजा बाहर से जंजीर से बंधा हुआ है, इसीलिए उन्होंने जंजीर नीचे की और दरवाजा धक्का देकर खोला। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, हिमालय की बर्फ से लदी हवा का एक होंका अंदर से तेजी से बाहर आया। वह कांपकर पीछे हट गया। वह भयानक आवाज और भी ज्यादा दर्दनाक और विकृत कह रही थी, आओ। उसने खुद को संभाला और अंदर जाकर खड़ा हो गया। अंधेरा कानों को बहरा कर रहा था। सड़े हुए मांस की बदबू उसकी नाक में भर गई। इस बात पर ध्यान दिए बिना वह टॉर्च जलाने गया और बोला, रोशनी तेज नहीं है डॉक्टर। रोशनी तेज क्यों नहीं है? मैं डर के मारे फंस जाऊंगा और गुरु बन जाऊंगा। क्या कोई पागल मुझसे छुपकर बात कर रहा है या कोई मेरे साथ व्यावहारिक अभ्यास करना चाहता है? मैंने अधीर स्वर में कहा, कितनी अजीब रोशनी है। अगर मुझे रोशनी का पता ही नहीं तो मैं मरीज की जांच कैसे कर पाऊंगा? फिर रोशनी तो तेज है। बिस्तर पर गंदी चादरों से ढका एक लंबा चौड़ा शव पड़ा है। आप बता सकते हैं कि यह बहुत पहले का एक मृत शरीर है। यह सड़ या पिघला नहीं है, लेकिन यह भयानक है। इसका चेहरा गाय के सिर जैसा है। यह माथे से बहुत ऊपर है और इसकी आंखें अपनी कोठरियों में धंसी हुई हैं। यह देखना मुश्किल है कि इसका चेहरा कितना गहरा है। इसका चेहरा इस तरह से तना हुआ देखकर सिहरन पैदा हो जाती है। और सबसे भयानक दृश्य था, उसके मुंह की गुहा से एक के बाद एक गोबर से सने कीड़े निकल रहे थे। मैं वहीं विस्मय में खड़ा रहा। हे भगवान, क्या यह मेरा मरीज है? डॉक्टर, डॉक्टर, मैं अब इस चमकते चांद को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जल्दी आइए। क्या आप देख नहीं सकते कि वे मुझ पर झुंड में नरक की तरह हमला कर रहे हैं? इन मूर्खों को भगाओ डॉक्टर, इन मूर्खों को भगाओ, इन मूर्खों को भगाओ, इन मूर्खों को भगाओ। मैं साफ देख सकता था, समझो, कि यह रोमांचकारी तर्कहीन आवाज उस खुले मुंह से निकल रही थी। और उससे भी अजीब बात यह थी कि आवाज उस मुंह से निकल तो रही थी, फिर मैंने अपनी आंखों के सामने साफ देखा कि प्रिय शरीर धीरे धीरे उठकर हिल रहा है। लेकिन जिस तरह से वह बैठा था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद नहीं बैठ रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे पकड़कर उठाने की कोशिश कर रहा हो। उसका सिर उसके कंधे पर गिर गया था और उसके हाथ चमक रहे थे। लेकिन उसे उठाना कौन चाहता है? वह कहां है? क्या वह पूरी तरह से अदृश्य है? अचानक लाश के कंधे पर लटका सिर धीरे धीरे सीधा हुआ और धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ा और उसकी दृष्टिहीन आंखें रुई की कई परतों से दो रंगीन आग के गोले की तरह चमकने लगी। अचानक मेरी तल्लीन अवस्था एक बिजली के करंट से टूट गई। मैं कमरे से बाहर कूद गया और एक जोरदार धमाके के साथ नीचे गिरा, जैसे कोई मरा हुआ आदमी हो। और तुरंत वह चमत्कारी आवाज पीछे से दौड़ती हुई आई, डॉक्टर, 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 डॉक्टर। स्तुति। 3 दिनों के बाद मैंने हिम्मत जुटाई और सुबह उत्सुकतावश मैं फिर से 7 नंबर सत्कारी सेंटर स्ट्रीट पर पहुंचा। मैंने देखा कि घर का मुख्य द्वार बंद था और घर की दीवार पर एक किरायानामा टंगा था। यह घर किराए पर दिया जा सकता है। मैं आश्चर्य से सोच ही रहा था कि पीछे से आवाज आई, डॉक्टर बाबू, आप यहां क्यों हैं? मैंने पलटकर देखा तो एक व्यक्ति मेरे परिचित थे। उनका घर इसी इलाके में है। मैंने कहा, मैं 3 साल पहले इसी घर में एक मरीज को देखने आया था, लेकिन आज देख रहा हूं कि मुख्य द्वार पर ताला लगा है। डॉक्टर बाबू गलत घर में है। यह घर 1 साल से खाली पड़ा है। घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था और कोई इसे किराए पर नहीं देना चाहता था। मैंने सच छिपाते हुए पूछा, इस घर के आखिरी किराएदार भुवनेश्वर बाबू कौन थे? अब वे कहां हैं? इसी घर में उनकी मृत्यु हुई थी। हां, उनका निधन
अचानक दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। उनका कोई रिश्तेदार नहीं था। मोहल्ले के लोगों ने अंतिम संस्कार की व्यवस्था की, लेकिन क्या परलोक में टेलीफोन की व्यवस्था होती है? क्योंकि भुवनेश्वर बाबू ने तब भी मुझसे कई बार संपर्क किया था। हर शनिवार की रात फोन की घंटी बजती थी और मैंने वह भयानक आवाज, डॉक्टर डॉक्टर जल्दी आइए डॉक्टर। मुझे नहीं पता कि भुवनेश्वर बाबू अब भी मुझे फोन करते हैं या नहीं, क्योंकि अब शनिवार की रात हो गई है। मैं अब फोन कॉल का जवाब नहीं देता। ओम फोन सुन रहा था।